दोस्तों, बिग सोचो में खुश आमदीद। आज हम आपको हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या एक ऊंचे पहाड़ी दर्रे या माउंटेन पास पर लिए चलते हैं। इस पास का नाम लिपुलेख पास है। ये पास आजकल भारत और नेपाल के दरमियान बहुत बड़ी वजह तनाज़ा बना हुआ है। दोस्तों, माउंटेन पास पहाड़ों की चोटी पर एक निस्बतन नीची जगह को कहते हैं, जहां से गुजरकर पहाड़ की दूसरी तरफ जाना मुमकिन हो। लिपुलेख पास हिमालय की काला पानी टेरिटरी में वाक़या है। भारत काला पानी टेरिटरी को अपनी उत्तराखंड स्टेट का हिस्सा समझता है, जबकि नेपाल भी इस इलाके को अपने मुल्क का एक अहम हिस्सा गर्दानता है। यूं तो ये इलाका भारत की आज़ादी से पहले से मुतनाज़े चला आ रहा है, मगर हालिया दिनों में इस तनाज़े ने एक बार फिर दुनिया की तवज्जो हासिल कर ली है। 8 मई को भारत ने इस मुतनाज़े पास पर बनाई गई एक नई सड़क का रोड का इफ्तिताह किया, जिस पर नेपाल की हुकूमत ने शदीद एहतजाज किया और एक नहायत सख्त प्रेस रिलीज भी जारी की, जिसमें भारत के इस इकदाम पर अफसोस का इजहार किया गया था। इस वाक़े के साथ नेपाल और भारत के ताल्लुकात तारीख की निचली तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये सरहदी तनाज़ा आखिर है क्या। इस सरहदी तनाज़े की तारीख क्या है। हम आपको ये भी बताएंगे कि लिपुलेख पास की स्ट्रेटजिक अहमियत क्या है, और ये भी कि भारत और नेपाल के ताल्लुकात की कशीदगी से मुस्तकबिल में इस खित्ते की जियोपॉलिटिक्स पर क्या असर पड़ सकता है। पहले हम ये देखते हैं कि ये तनाज़ा दरअसल है क्या। अगर आप नक्शे में देखें तो आपको ये काला पानी का इलाका नजर आएगा। इस मुतनाज़ा इलाके के शुमाल में चीन की रियासत तिब्बत है। इस इलाके के जनूब में भारत की रियासत उत्तराखंड वाक़या है, जबकि इस इलाके के मशरिक में नेपाल का सूबा सूदर पश्चिम वाक़या है। वैसे तो काला पानी का ये इलाका हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और सरसब्ज वादियों पर मुश्तमिल है, मगर इस मुतनाज़ा इलाके में एक जगह ऐसी है जो पूरे हिमालय की सबसे अहम जगहों में से एक समझी जाती है। ये जगह लिपुलेख पास है। इस पास की स्ट्रेटजिक अहमियत की वजह से ही दोनों मुमालिक काला पानी के इलाके को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। लिपुलेख पास की स्ट्रेटजिक अहमियत तिजारती, मजहबी और दिफाई तीनों लिहाज से है। तिजारती लिहाज से इस तरह के ये पास भारत को चीन से मिलाता है। इस पास के रास्ते गुजरने वाला तिजारती रूट भारत और चीन की तिजारत के लिए सबसे छोटा और आसान रास्ता समझा जाता है। मजहबी लिहाज से ये पास इसलिए अहम है कि इसी रास्ते से गुजरकर हिंदू, बुद्ध और जैन मज़ाहिब के पैरोकार कैलाश मानसरोवर यात्रा करने तिब्बत में कैलाश के पहाड़ और मानसरोवर झील तक जाते हैं। कैलाश का पहाड़ और मानसरोवर झील हिंदू, बुद्ध और जैन मज़ाहिब की चंद अहम तरीन और मुकद्दस जगहों में शामिल हैं। तिजारती और मजहबी अहमियत के अलावा इस पास की दिफाई अहमियत भी है। ये पास चूँकि बहुत बुलंदी पर वाक़या है, इसलिए यहाँ से चीन के इलाके तिब्बत पर दूर तक नज़र रखी जा सकती है और तिब्बत से आने वाली चीनी फौज पर स्ट्रेटजिक बर्तरी कायम की जा सकती है। 1962 की भारत चीन जंग में भारतीय फौज लिपुलेख पास पर तैनात थी और इसी स्ट्रेटजिक एडवांटेज की वजह से चीनी फौज उत्तराखंड पर हमला नहीं कर सकी थी। अब हम देखते हैं कि इस तनाज़े की तारीखी बुनियाद क्या है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1743 से, जब गोरखा किंगडम के नए बादशाह पृथ्वी नारायण शाह की ताजपोशी की गई। उस वक्त गोरखा किंगडम मौजूदा नेपाल के 2500 स्क्वायर किलोमीटर के एक छोटे से रकबे पर मुश्तमिल थी। नया बादशाह पृथ्वी नारायण शाह बहुत बहादुर और तोसी पसंद था। पृथ्वी नारायण शाह ने अपनी ज़िंदगी का ये मिशन बना लिया कि वो आसपास की बादशाहतों को फतह करके अपने साथ मिलाएगा, ताकि अपनी किंगडम को ज़्यादा वुसअत दे सके। अपनी बहादुरी और जंगी हिकमत अमली की वजह से वो अपने मिशन में कामयाब भी रहा। पृथ्वी नारायण शाह के दौर में ही गोरखा किंगडम का नाम नेपाल रखा गया और इस किंगडम का दारुल हुकूमत खटमंडो मुंतकिल किया गया। पृथ्वी नारायण शाह की वफात के बाद इसके बेटों प्रताप सिंह शाह और बहादुर शाह ने अपने बाप की लेगेसी को कायम रखते हुए फतूहात का सिलसिला जारी रखा। इनके दौर में नेपाल की रियासत अपने अरूज तक पहुंची।
ان के ज़ेरे कंट्रोल इलाका इस कदर वसी था कि वो मगरिब में दरिया सतलुज और मशरिक में दरिया तीस्ता तक फैला हुआ था। यानी कि इन इलाकों में मौजूदा दौर की भारतीय रियासत उत्तराखंड, सिक्किम और बंगाल तक के कुछ इलाके शामिल थे। इस वसी नेपाली रियासत का कुल रकबा 2,52,000 स्क्वायर किलोमीटर था, जबकि मौजूदा दौर की नेपाली रियासत का कुल रकबा 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसलिए उस दौर को हम नेपाल का अरूज भी कह सकते हैं। इसी 25 साला तारीखी दौर की बुनियाद पर नेपाल में आज भी कुछ नेशनलिस्ट हल्के ग्रेटर नेपाल की बात करते हैं। वो ये ख्वाहिश रखते हैं कि भारत से ये इलाके वापस लिए जाएं और ग्रेटर नेपाल बनाया जाए, मगर उनकी इस ख्वाहिश के पीछे कोई मजबूत तारीखी बुनियाद नहीं। अब हम वापस अपने मौजू पर आते हैं 1814 में, जब भारत के काफ़ी इलाके अंग्रेज़ों यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे में आ चुके थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ इलाके नेपाल के साथ भी लगते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों को तिब्बत तक बढ़ाना चाहती थी ताकि वो तिब्बत से तिजारत कर सके, मगर ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों और तिब्बत के दरमियान नेपाल हायल था, जबकि दूसरी तरफ नेपाल के हुक्मरान भी अपने इलाकों को वुसअत ही देना चाहते थे। इसलिए दोनों की जंग हो गई, जो 1816 तक जारी रही। 1816 में बिलाखिर अंग्रेज जंग जीतने में कामयाब हो गए। जंग के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल में एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए, जिसे 1816 की ट्रीटी ऑफ सोगाली कहते हैं। इस मुआहदे में नेपाल के बॉर्डर्स का तयन किया गया। नेपाल से उत्तराखंड और सिक्किम के इलाके वापस ले लिए गए, जिसके नतीजे में नेपाल छोटा होकर तकरीबन आज की मौजूदा शक्ल में आ गया। सोगाली मुआहदे के मुताबिक नेपाल का मगरबी बॉर्डर महाकाली दरिया को करार दिया गया। महाकाली दरिया को काली दरिया या शारदा दरिया भी कहते हैं। 1816 का सोगाली मुआहदा ही आगे चलकर मौजूदा दौर के नेपाल भारत तनाज़े की वजह बना। तनाज़ा दरअसल ये था कि ट्रीटी ऑफ सोगाली साइन करते वक्त काली दरिया को नक्शे पर वाज़े नहीं किया गया कि काली दरिया से मुराद दरअसल पानी की कौन सी नदियां हैं। जुनूब में तो ये दरिया बहुत बड़ा और वाज़े था, इसीलिए जुनूब मगरिब में कोई तनाज़ा ना बना। मसला अलबत्ता शुमाल में पैदा हुआ, जहां पहाड़ों से बहुत सी छोटी छोटी नदियों की सूरत में पानी इकट्ठा होता है और एक बड़े दरिया काली दरिया की शक्ल इख्तियार करता है। यहाँ दो बड़ी नदियाँ बहुत अहम हैं। एक नदी जो लिपि यधोरा से शुरू होती है और दूसरी नदी लिपुलेख पास से। नेपाल का मौक़िफ़ है कि लिपि यधोरा से शुरू होने वाली नदी ही दरअसल काली दरिया है और इससे मशरिक में तमाम इलाके नेपाल का हिस्सा है। अलबत्ता भारत का मौक़िफ़ ये है कि लिपुलेख से शुरू होने वाली नदी ही दरअसल काली दरिया है और इससे मगरिब में तमाम इलाके भारत का हिस्सा हैं। नेपाली अपने मौक़िफ़ की दलील में कुछ नक्शे पेश करते हैं। ये नक्शे 1827, 35, 46, 51, 56 और 57 में बरतानिया की तरफ से शाया किए गए थे। इनमें लिपि यधोरा से शुरू होने वाली नदी ही को काली दरिया लिखा गया था। इन इब्तदाई नक्शों से बज़ाहिर नेपाल का मौक़िफ़ सही मालूम होता है, यानी कि इन पुराने नक्शों के मुताबिक ये तमाम इलाके नेपाल का हिस्सा थे। नेपाली माहिरीन ये भी कहते हैं कि बरतानिया की तरफ से 1879 में जो नक्शा पेश किया गया, इसमें पहली दफ़ा काली दरिया को लिपि यधोरा के बजाय लिपुलेख से शुरू होता दिखाया गया था। नेपाल का मौक़िफ़ है कि अंग्रेज़ों ने यह तब्दीली लिपुलेख पास के रास्ते तिब्बत तक पहुंचने के लिए की थी। 1879 के बाद शाया होने वाले तमाम नक्शों में काली दरिया लिपुलेख से शुरू होता दिखाया गया है, यानी कि इन नए नक्शों के मुताबिक ये तमाम इलाके भारत का हिस्सा थे। अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये तनाज़ा अंग्रेज़ों से भारत को मुंतकिल हो गया, इसलिए भारत लिपुलेख पास समेत काला पानी के तमाम इलाकों को अपना हिस्सा समझता आया है। 1962 तक इस मुतनाज़े इलाके में किसी मुल्क की फ़ौज मौजूद नहीं थी, मगर 1962 में 1962 में इंडिया चीन जंग में इंडिया ने पहली दफ़ा इस मुतनाज़ा इलाके में अपनी फ़ौज तैनात की। नेपाल को भारत की फ़ौज की इस मुतनाज़ा इलाके में मौजूदगी पर एतराज़ तब ही से था और अब भी है। भारत की आज़ादी के बाद इब्तदाई दिनों में भारत की लीडरशिप ने ये बात महसूस की कि चीन और पाकिस्तान के साथ सरहदी तनाज़ात के होते हुए
नेपाल के साथ भी एक और तनाज़ा मुल्क के दिफा के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि भारत के जुग्राफिये में सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सूरत में पहले ही बहुत बड़ी दिफाई कमजोरी मौजूद है। इसलिए नेपाल के साथ ताल्लुकात बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। ये भारत की इस जुग्राफियाई कमजोरी के बारे में जियोपॉलिटिकल टेल सीरीज की पहली किस्त में हम आपको दिखा भी चुके हैं। अगर आपने वो किस्त नहीं देखी तो टॉप राइट कॉर्नर में मौजूद लिंक पर क्लिक करके इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। इसी जुग्राफियाई कमजोरी के पेश नज़र भारत की लीडरशिप ने 1950 में नेपाल के साथ दोस्ती का एक मुआहदा किया और नेपाल के भारत से ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए। नेपाल चूंकि लैंड लॉक्ड था, इसलिए भारत के ज़ेरे असर ही रहा। इसलिए दोनों मुल्कों के दरमियान काला पानी का तनाज़ा भी दब गया। मगर 2014 से भारत की नई लीडरशिप पिछली लीडरशिप वाली फहमो फरासत का मुजाहरा नहीं कर रही। 2015 में तो भारत की नई लीडरशिप ने नेपाल के नए आइन साजी के अमल में खुल्लम खुल्ला मुदाखलत शुरू कर दी। नेपाली आइन में अपनी मर्जी की शिक्के ना डालने की वजह से नेपाल की नाकाबंदी भी करवा दी। नेपाल की आवाम में भारत के इस रद्द अमल से इसके खिलाफ नफरत बढ़ गई और नेपाल ने भारत के बजाय चीन की तरफ देखना शुरू कर दिया। नेपाल की मौजूदा गवर्नमेंट चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखती है, इसलिए इसके दौरे हुकूमत में नेपाल के चीन के साथ ताल्लुकात मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं। नवंबर 2019 में भारत ने अपने आइन में कश्मीर का स्टेटस बदलने के बाद भारत का नया नक्शा शाया किया। इस नक्शे में काला पानी को भारत का हिस्सा दिखाया गया था। इस बात पर नेपाल ने इंडिया से फिर बहुत एहतजाज किया और मसले को फौरी बुनियादों पर बातचीत से हल करने की दरख्वास्त की। मगर भारत की मौजूदा लीडरशिप अपनी आइडियोलॉजी के बायस ऐसी कोई बातचीत करने के लिए तैयार ही नहीं, बल्कि उल्टा 6 माह बाद इस मुतनाज़ा इलाके में नई सड़क का इफ्तिताह करके इस इलाके में अपने कंट्रोल को मज़ीद पुख्ता कर लिया। भारत के इस रवैये पर नेपाल की आवाम में काफ़ी गम और गुस्सा पाया जाता है, जिसका इजहार वहाँ के लोगों ने वसी पैमाने पर भारत मुखालिफ एहतजाज करके किया। भारत की लीडरशिप अपने इस रवैये से नेपाल को मज़ीद चीन की तरफ धकेल रही है, ये समझे बगैर कि इस रवैये से भारत के लिए मुस्तकबिल में दिफाई मसाइल पैदा हो सकते हैं। भारतीय लीडरशिप की ऐसी ही पॉलिसीज़ की वजह से इसके अपने हमसायों से ताल्लुकात मुसलसल बिगड़ रहे हैं। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है कि भारत और नेपाल अपने इस कदीम सरहदी तनाज़े को अफ़हाम तफ़हीम से हल कर पाएंगे या ये अभी मज़ीद तूल पकड़ेगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में ज़रूर दीजिए। शुक्रिया।